कल्पना करो कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में इतना शक्तिशाली सिस्टम बना दिया हो कि उसके मरने के 100 साल बाद भी पूरी दुनिया उसी सिस्टम के अंदर काम कर रही हो। कंपनियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, तकनीक बदल जाती है, लेकिन सत्ता का ढांचा नहीं बदलता। आज बात जॉन डी रॉकफेलर की है, केवल इसलिए नहीं कि वह अमीर था, बल्कि इसलिए कि उसने अमीर बनने का पूरा खाका तैयार किया। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। न कोई शाही परिवार, न कोई बड़ी विरासत। उसके पिता एक घूमने फिरने वाले व्यापारी थे जिनकी छवि संदिग्ध थी, और उसकी मां बेहद अनुशासित, धार्मिक और कठोर स्वभाव की थी। यहीं से रॉकफेलर का व्यक्तित्व बना। पिता से मिली ठंडी गणना और मां से मिला नैतिक विश्वास। रॉकफेलर सच में मानता था कि जो वह कर रहा है वह ईश्वर की इच्छा का हिस्सा है, और जब कोई व्यक्ति अपने काम को दैवी उद्देश्य मान लेता है तो वह अत्यंत खतरनाक हो जाता है। 1859 में अमेरिका में तेल की खोज होती है और तेल की दौड़ शुरू हो जाती है। हजारों लोग तेल निकालने के पीछे भागते हैं और सबको लगता है कि जो सबसे ज्यादा तेल निकालेगा वही जीतेगा। रॉकफेलर ने बिल्कुल उल्टा सोचा। उसने समझा कि तेल निकालना जुए जैसा है, लेकिन तेल को शुद्ध करना निश्चित लाभ का काम है। चाहे तेल कोई भी निकाले, उसे शुद्ध तो करवाना ही पड़ेगा। इसी कारण रॉकफेलर तेल निकालने के काम में नहीं गया, उसने तेल शोधन को चुना। यहीं उसकी असली समझ दिखाई देती है। उच्च जोखिम नहीं, बल्कि उच्च नियंत्रण। रॉकफेलर की प्रतिभा उत्पाद में नहीं, बल्कि संरचना में थी। उसने अपनी लागत इतनी कम कर दी कि कोई भी प्रतियोगी टिक ही न सके। उसने तेल रखने के ड्रम खुद बनाए, परिवहन खुद खरीदा, भंडारण खुद नियंत्रित किया। जहां प्रतियोगियों की लागत 100 होती थी, वहीं रॉकफेलर की 60। इसके बाद उसने मूल्य युद्ध शुरू किया और अपने उत्पाद को नुकसान में बेचने लगा, केवल प्रतियोगियों को खत्म करने के लिए। प्रतियोगियों के पास 2 ही रास्ते बचे, अपनी कंपनी बेच दो या दिवालिया हो जाओ। जो नहीं बिके उन्हें आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया गया। इसी प्रक्रिया को इतिहास में क्लीवलैंड नरसंहार कहा गया, जिसमें कुछ ही महीनों में एक पूरे शहर का उद्योग उसके नियंत्रण में आ गया। रॉकफेलर जानता था कि एकाधिकार खतरनाक होता है और सरकार उसे तोड़ सकती है। इसलिए उसने एक नया विचार गढ़ा, ट्रस्ट। कागजों पर कंपनियां अलग अलग थीं, लेकिन वास्तविक नियंत्रण एक ही हाथ में था। आज इसी विचार को होल्डिंग कंपनी संरचना कहा जाता है। अल्फाबेट के अंतर्गत गूगल और यूट्यूब, मेटा के अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम, और बड़े बड़े औद्योगिक समूह, ये सभी उसी 1880 के दशक के विचार के आधुनिक रूप हैं। 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ओनेल को अवैध एकाधिकार घोषित कर दिया और कंपनी को 34 हिस्सों में तोड़ दिया। लोगों को लगा कि रॉकफेलर हार गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन सभी कंपनियों के शेयर उसी के पास थे। कंपनी टूट गई, लेकिन उसकी संपत्ति कम होने के बजाय और बढ़ गई। कंपनी नष्ट हुई, लेकिन सिस्टम जीवित रहा। जॉन डी रॉकफेलर की मृत्यु 1937 में 97 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन उसका बनाया हुआ सिस्टम आज भी जीवित है। ऊर्ध्वाधर एकीकरण, बाजार का केंद्रीकरण, होल्डिंग संरचनाएं, नीतियों पर प्रभाव और परोपकार के माध्यम से शक्ति। उसका प्रसिद्ध कथन था, प्रतिस्पर्धा एक पाप है, और आज की दुनिया उसी सोच के चारों ओर बनी हुई है। रॉकफेलर ने दुनिया को यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसने यह सिखाया कि सिस्टम को कैसे अपने नियंत्रण में लिया जाता है। और जब तुम सिस्टम के मालिक बन जाते हो, तो लोग अपने आप उसके भीतर आ जाते हैं। खेल तब समझ में आता है जब तुम यह देख पाते हो कि नियम किसने लिखे हैं।